अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी भी दर्द हो जाए कहीं घुटनों में, जोड़ों में, किस जगह पे, तो खास तौर पे खवातीन बिल्कुल भी वो एक्सरसाइज नहीं करती, हिलती नहीं है कि अगर गलत एक्सरसाइज कर ली या ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो ये तकलीफ बढ़ ना जाए। और दूसरा, हिलने जुलने से भी तकलीफ होती है, वो बिल्कुल वर्जिश छोड़ देती है और उससे फिर उनकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये आर्थराइटिस घर घर का मसला है और खास तौर पे खवातीन का ये बेशुमार ये इसमें मुब्तला है। तो डॉक्टर साहब, ये जो खवातीन जिनको आर्थराइटिस शुरू हो रहा है या जिनको हो चुका है, क्या उनके लिए भी कोई वर्जिशें हैं कि ताकि उनकी तकलीफ कम हो और जॉइंट ज्यादा स्टिफ ना हो जाए उनके? अच्छा सर, हमारे जोड़ों को अल्लाह पाक ने इस तरह का बनाया होता है कि अगर इसको हरकत हम देते रहेंगे तो इसको खुराक मिलेगी। अब वो लोग जो फिट हैं उन्हें तो वर्जिशें करनी चाहिए, वॉक करने जाना चाहिए, बाहर जाएं, फिजिकली एक्टिव रहें। वो लोग जो वर्जिश कर ही नहीं सकते, यानी कि वॉक नहीं कर सकते, घुटने में मसला है, कमर में मसला है, या बुजुर्ग लोग हैं जो कि वॉक, जॉगिंग, योगा नहीं कर सकते, वो क्या करें? आर्थराइटिस के मरीज क्या करें? कुर्सी पे बैठे बैठे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, अगर हम इन्हें करेंगे, हमारी एक तो ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी, ज्वाइंट्स की हेल्थ इंप्रूव होगी, दर्दें वगैरह कम रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता चलना फिरना भी हमारा बेहतरी की तरफ रहेगा। इसके अलावा लोग जो वॉक करते हैं उनकी तो शुगर कंट्रोल रहती है, जो वॉक कर ही नहीं सकते वो क्या करें? वो ये वाली वर्जिशें करें। करना क्या है? घर में कोई ऐसी कंफर्टेबल जगह पे, कुर्सी पे आपने बैठ जाना है, ढीले ढाले आपने कपड़े पहने होने हैं। अब आपने अपनी टांगों को इस तरह सीधा कर लेना है, बिल्कुल आराम से कमर सीधी करके बैठना है, हाथों को ऐसे आपने करना है, आपने अपने कलाइयां भी घुमानी है, नीचे से पांव भी घुमाने हैं। बहुत आसान वर्जिश है। हर वर्जिश को आपने 10-10 बार करना है, बिल्कुल ऐसे 10 दोनों बार तरफ करना है इसको? दोनों तरफ करना है। पहले 10 बार एक साइड पे, 10 बार दूसरी साइड पे। इससे हो ये रहा, ऐसे कहते हैं मोशन इज लोशन। जब भी हम ज्वाइंट को मूव करते हैं, मोशन उधर क्रिएट होता है, तो जो ज्वाइंट की लुब्रिकेशन है वो बेहतर रहती है। सेकंड, हमने इस पोजीशन पे घुटना उठाना है, ये दूसरा उठाना है, ये बिल्कुल आसान। अच्छा, इसमें मेन फोकस ये रखना है कमर सीधी होनी चाहिए। ढीले ढाले ऐसे नहीं करना। जब आप वर्जिश कर रहे हैं, आपने जहन में ये रखना है कि हमने करते वक्त खूबसूरत लगना चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी हो, पोस्चर बिल्कुल सीधा हो, इस पोजीशन पर रखेंगे। कई ढिल्ले सोने लगते होने फिर ये भी आपने 10-10 दफा करना है। 10 दफा किया, सांस लिया, रिलैक्स हुए, फिर 10 दफा किया, तो 10-10 करके 2 बार आपने इस एक्सरसाइज को करना है। इसके बाद आपने अपने पाँव को इस तरह जमीन पे रखना है, पंजा जमीन पे रहेगा, एड़ी उठाएंगे, ये इसको सोलियस पंप कहते हैं। सोलिस पंप। अब इसके साथ आपने शोल्डर को किस तरह एंगेज करना है कि बाजू ऊपर लेके जाने हैं, एड़ी ऊपर है, ये इस पोजीशन में। अब जब एड़ी नीचे आएगी, बाजू भी नीचे आ जाएगी, ये इस पोजीशन पे आप करेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है कि कंधे के पट्टे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके काफ के मसल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आपका दूसरा हार्ट है। आपकी पिंडली के अंदर भी आपके हार्ट के जैसे मसल पंप करते हैं, जो कि खून की गर्दिश को बढ़ाते हैं। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, बाजू ऊपर नहीं जा सकता, इधर से कर लें, कोई मसला नहीं है। करते वक्त बस दर्द नहीं होनी चाहिए, ये आपने चीज ज़हन में रखनी है। इसको भी हर वर्जिश को आपने 10 से 15 दफा करना है। नेक्स्ट, आप बैठे बैठे क्या कर सकते हैं कि आपने अपने एक घुटने को उठाया, पाँव बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, इसको आपने ऐसे नीचे रखना है, नीचे टैप करना है। इससे आपके हिप फ्लेक्सर के मसल इस्तेमाल हो रहे हैं और इस पंपिंग एक्शन की वजह से आपके खून की सर्कुलेशन बेहतर हो रही है। कमर सीधी रखिएगा, हाथ इधर रख लें, हाथ सामने रख लें, जैसा आपको आसान लगे। सेम दूसरी टांग को आपने करना है, बिल्कुल आराम से, दर्द नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपके जो कंधे के मसल हैं, इसको आपने ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना है, कंधा आगे घुमा के ये पीछे, इस तरह आपने राउंड राउंड इसे सर्कल देने हैं और हर वर्जिश को 10 से 15 बार करना है। इसी तरह बैठे बैठे ये पीछे से भाग जाएगा, ऐसे कोई जोर नहीं लग रहा, बिल्कुल आप आराम से कर रहे हैं। अब इसके बाद अपनी ही कुर्सी पे आपने क्या करना है, ये बाजू को ऐसे साइड पे टच करना है, यानी कि आप कमर सीधी है, बाजू ऐसे साइड पे लेके जा रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि आपके रिब के मसल्स जैसे दीवार को टच करते हैं, जैसे दीवार को टच करें, ऐसे टच करेंगे, फिर दूसरी तरफ टच करेंगे, ये बिल्कुल आसान है। अब ये जो आपका टच है, इसके इंटेंसिटी को बेहतर रखने के लिए आप अगर टांग ऑपोजिट बाहर निकालेंगे तो वो ज्यादा फायदा होगा। मतलब मैं उधर टच कर रहा हूँ, पाँव ऐसे कर रहा हूँ, अब ये सारे मसल्स, पूरी चेन मेरी जो है ना उसमें स्ट्रेच आएगा। फिर दूसरी तरफ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल कोई जोर नहीं लग रहा है, बैठे बैठे हम जिस्म को मूव कर रहे हैं और हमारी वर्जिश हो रही है। अच्छा, हमारे दोस्त हैं, वो उनके ना बाजू में थोड़ा मसला बन गया, तो डॉक्टर ने कहा और कुछ ही ना, बैठे बैठे ना आप ये वो एक्सरसाइज करते रहा करें। तो वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, उनका भांजा आया, कहता मामू वेले बैठे हो, घोड़े ला लो मतलब वो भी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है, क्योंकि हम बॉडी को मूव करेंगे तो खुराक मिलेगी। लास्ट ये है कि हमने गर्दन को अपना इस्तेमाल करना है, पूरा ऊपर देखना है, और जब ऊपर देखना है तो कमर को पूरा ऐसे खम निकालना है, सीने को पूरा बाहर निकालना है, ये पूरा ऐसे ऊपर देखेंगे, फिर पूरा नीचे देखेंगे, ये कमर पूरी बेंड करनी है, फिर पूरा ऊपर देखेंगे, फिर पूरा नीचे देखेंगे,
इससे आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर लुब्रिकेशन पैदा हो रही है, जो रीढ़ की हड्डी का अकड़ाव है वो अकड़ाव कम हो रहा है। क्या बेहतर है कल्याण करो को बच्चे बच्चे तो ना ही वेखण तो बेहतर है। ऐसे ही है। तो ये सिंपल सर वो वर्जिशें हैं जो कि हम बैठ के आर्थराइटिस का मरीज, अच्छा ये तो बहुत छोटी छोटी वर्जिशें हैं, इनसे फर्क पड़ता है? इनसे भी फर्क पड़ता है और इनसे ही फर्क पड़ता है। वाह। ना वर्जिश करने से जो हमारे जिस्म के अंदर खून की सर्कुलेशन नहीं जा रही, अब आप बैठे हैं, टांगों में खून नहीं जा रहा, बाजू में खून नहीं जा रहा, इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड फ्लो पहुंचेगा, जो हम खा रहे हैं वो ऑक्सीजन और जो हम खा रहे हैं वो खून के रास्ते ट्रांसपोर्ट होगी। मतलब आप जिस्म को किसी तरीके से थोड़ा बहुत हिलाते रहे, ये चीजें भी फर्क पड़ती हैं। अच्छा साथ वॉक भी वो कर लें? हाँ वॉक, अगर आप तो वैसे वॉक कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फर्ज अब लोगों के ज़हन में ये होता है कि वॉक सिर्फ वही है जो वो आधा घंटा 20 मिनट बाहर निकल के करेंगे, ऐसे नहीं है। अगर आप लंबा नहीं चल सकते कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ जिस्म को रनिंग में लेके आना है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करनी है। हर घंटे के बाद 1 मिनट की आप वॉक करें। इससे ये है कि 15 के 16 घंटे हम जागते हैं, 15-16 मिनट की आप वॉक की बन जाएगी आपकी। थोड़ा थोड़ा चलें। अगर नहीं चल सकते, फर्ज करें बैलेंस ही नहीं है, आप अपनी ही कुर्सी पे इस तरह खड़े हो जाएं, ऐसे कुर्सी पकड़ें, ऐसे आपने खड़े हो गए। अब आप इस तरह ये अपने मार्च कर लें पकड़ के, आप बैलेंस नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह स्पॉट वॉक कर लें, ऐसे पंजों के बल आ जाएं, स्पोर्ट के साथ कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मकसद ये है कि हम जिस्म को जितना हो सके हरकत में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि हरकत करेंगे तो जोड़ों को खुराक मिलेगी और ये ठीक रहेंगे। और जैसे आप बेहतरी आती रहती है, वर्जिश की इंटेंसिटी बढ़ाते रहें, बाहर जाके करें, आहिस्ता आहिस्ता जिम में जाना शुरू करें, योगा करें, लेकिन जब तक आप कुछ नहीं कर सकते तो ये करें, इसका फायदा होगा। अच्छा इसका मतलब ये आप करें, इससे इंप्रूवमेंट आए तो फिर आप इसको बढ़ा लें और एक्सरसाइज पे चले जाएं। बिल्कुल, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अभी हम बाहर वर्जिश नहीं कर सकते, हमारा बेस्ट ये है कि हम ये कर सकते हैं। अच्छा अगर कमर दर्द खवातीन को अक्सर घर में कमर दर्द ये सुना है, ये इन एक्सरसाइज उसको भी फर्क पड़ता है? इन एक्सरसाइजेस से ओवरऑल आपके जॉइंट्स को, मसल्स को एक्टिविटी मिलती है, उसमें हेल्थ बेहतर होती है। लेकिन जो स्पेसिफिकली लो बैक पेन है उसमें फिर ये देखना जरूरी है कि वो उसके लिए कमर की ही स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन वो अलग से करेंगे, लोअर बैक और बैक की अलग से करेंगे इंशाल्लाह। अब एक्सरसाइज तो हो गई, लेकिन कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से आर्थराइटिस और सोजिश हो रही है, और किन खुराक को हमने अवॉइड करना है और कौन सी खुराक बढ़ानी? सबसे पहले सर, इन्फ्लेमेशन का वर्ड सुनते ही बहुत सारे मरीज डर जाते हैं। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पांस है जो कि हमारी बेहतरी के लिए काम करता है, लेकिन अगर ये रिस्पांस काफ़ी अरसे तक चलता रहे तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। आसान समझाने के लिए, किसी भी लफ्ज़ के एंड पे आइटस आता है, उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब बहुत सारी हमारी जो प्रोसेस्ड फूड हैं जिसके अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, अगर आप अपना टाइम बचाने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आलसीपन का शिकार हैं, उससे आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाया पिया सो गए, इससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप स्ट्रेस के अंदर मुब्तला है तो आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो हमारी खुराक के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी कैपेसिटी रखी है कि इस इन्फ्लेमेशन का इलाज खुराक से किया जा सकता है। हमारे घरों में, किचन में जितनी भी स्पाइसेस पाई जाती हैं, जिसमें दालचीनी, मोरिंगा, लौंग, इलायची, ये सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखती हैं। हल्दी के अंदर बहुत अच्छी मिकदार के अंदर पाया जाता है, लेकिन हल्दी तो हमारे खानों में बहुत ज़्यादा शामिल की जाती है। अब तक जितनी हल्दी हम खा चुके हैं, असूली तौर पे हमें इन्फ्लेमेशन होनी ही नहीं चाहिए। हम हल्दी और काली मिर्च को एक रेशो में इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम इसको 1:3 में इस्तेमाल करते हैं तो हल्दी की एब्जॉर्प्शन हमारे जिस्म में बेहतर हो जाती है। मोरिंगा का इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है, क्योंकि मोरिंगा का ऑक्सीडेटिव रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है काफ़ी बेहतर होती है। वो लोग जो चीनी ज़्यादा खाते हैं, चीनी से क्या होता है, आपके जिस्म में फ्री रेडिकल बनते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है। जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो ये इन्फ्लेमेशन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ग्लाइकेशन। तो सबसे पहले आपने लो कार्ब डाइट इख्तियार करनी है, लेकिन उस लो कार्ब के अंदर प्रोटीन की एनफ अमाउंट होनी चाहिए ताकि आपको वीकनेस ना हो। दूसरा, लाइफस्टाइल अगर आप हेल्दी कर लेते हैं, वर्जिश शामिल कर लेते हैं, सैर शामिल कर लेते हैं, स्ट्रेस कम से कम लेंगे, तो आप इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकते हैं। याद रहे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वो होती है जो देर तक रहती है। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है वो आपकी बेहतरी के लिए होती है, जो अमूमी तौर पे किसी भी इंजरी के बाद 1 या 2 दिन के लिए रहती है। तो अगर आप इन्फ्लेमेशन का शिकार हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकता है। बीमारी कोई भी हो, उस बीमारी को अगर आप अपने ऊपर सवार होने दें तो वो बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर उसके साथ मुकाबला करें कुदरती अंदाज से
तो बीमारी की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।